तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने NBS से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखा है ना, और उसमें मैकेनिज़्म देख लिया है और ये देखा है कि मेजर प्रोडक्ट हम लोग कौन सा बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली। तो जो टर्शरी वाला अगर होगा उस पर हाइड्रोजन, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, रेजोनेंस तो होना ही है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो स्टेबल होगा वो वाला रेडिकल पर मेजर बनाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इस पर और भी कुछ बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स स्टीरियोकेमिकली इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो उस पर हम लोग अगर बात करें तो चलो एक क्वेश्चन पहले देखा जाए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मान लो ये क्वेश्चन आया और ऐसा है कुछ, ठीक है, और इसमें अपन को दे दिया है कि इसमें NBS का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो अब यहाँ पर है ना, अभी इसको अटेम्प्ट मत करो, एक मुझे बताना पड़ेगा ना, थोड़ा इसमें कुछ कुछ बातें हैं। तो इसमें देखो क्या है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं, मतलब रेजोनेंस को कंसिडर करते हुए हम लोग सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। ज़रा देखो जैसे, और कायरल अगर बनेगा तो कायरल को भी लेंगे। जैसे देखो ये पाई बॉन्ड है, NBS है, तो इसका एक एलाइलिक पोजीशन ये हुआ और एक एलाइलिक पोजीशन ये हुआ, नहीं तो एक बार रेडिकल यहाँ बनेगा और एक बार रेडिकल यहाँ बनेगा। इससे हम लोग अभी तक जितना आप पढ़े हो, आप दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स सोच रहे हैं। तो देखो जब मेरे हिसाब से इसमें जब NBS से रिएक्शन कराएंगे और देखो जब यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर, तो ये फ्री रेडिकल तो sp2 होता है। sp2 मतलब ये p ऑर्बिटल में होगा और ये जो p ऑर्बिटल है ये प्लेन के अबव और बिलो होगा ऐसे। तो अब जो इसमें ब्रोमीन जुड़ेगा वो अबव भी जुड़ सकता है और बिलो भी जुड़ सकता है। अभी ये वाला कार्बन, ये जिस पर रेडिकल बना है, ये कार्बन sp2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फ्री रेडिकल्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है, ठीक है। तो अब ब्रोमीन अबव और बिलो दोनों से जुड़ेगा, मतलब दो प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं अगर ये कार्बन कायरल निकला तो, ठीक है। तो ज़रा यहाँ से देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये कार्बन कायरल बन रहा है। आप ज़रा चेक करो, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ मिथाइल है। अब देखो ये कार्बन जो है कायरल है, नहीं है, मतलब यहाँ से दो प्रोडक्ट हम लोग ये बना रहे हैं, मतलब ये कायरल है तो इसको हम लोग एक नहीं जोड़ेंगे, इस बार हम लोग इसको दो जोड़ेंगे। क्यों दो जोड़ेंगे ज़रा देखो तो, एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा कि ब्रोमीन अबव जुड़ जाए तो मिथाइल बिलो चला जाएगा, और एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा कि मिथाइल अबव जुड़ जाए और ब्रोमीन पीछे से जुड़े। बोलो भाई। और मेरे हिसाब से तो ये दोनों अलग अलग हुए। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता तब दोनों सेम होते, क्योंकि तब ये कायरल नहीं होता, लेकिन बिकॉज ये पाई बॉन्ड है तो ये कायरल हो गया है क्योंकि इसके चारों वैलेंसीज अलग अलग हो गई हैं, दिख रहा है ना। और ये प्रोडक्ट ये नहीं है, दोनों अलग हो गए। ये इसका मिरर इमेज है ना। कैसे मिरर इमेज है? इसके ठीक सामने अगर मिरर रख दो तो ये रिंग जो का त्यों बन जाएगा, जैसा यहाँ है उसके बाहर मिरर इमेज वैसे ही बन जाएगा। ब्रोमीन बाहर है तो इमेज उसका बिलो जाएगा, मिथाइल बिलो है तो इमेज उसका बाहर आएगा। दिखा सबको? तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स बने, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जोड़ा है दो, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? ये हम लोग कई बार अब हो रहा है। कार्बोकेटाइन भी होता था तो ऐसे ही दो बनाते थे, यहाँ पर भी हम लोग दो बना रहे हैं, तो सेम बातें रिपीट हो रही हैं, है ना। परेशान इसमें ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो रही होगी। तो ये बन गया एक, दो प्रोडक्ट ये बना, ठीक है। अब यहाँ पर जब रेडिकल आएगा तो यहाँ पे भी ब्रोमीन अबव बिलो दोनों जुड़ जाएगा और ये भी कायरल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैं और बना दूंगा, ये मिथाइल जैसे था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ब्रोमीन आया है ना, तो ये कायरल हो गया है, तो इसको भी मैं दो जोड़ रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मैं इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको भी है ना, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा। एक बार ब्रोमीन अबव और एक बार ब्रोमीन बिलो, है ना, तो वो दोनों अलग अलग होंगे। समझ में आ रही है ना बात? हाँ,
वो एनेंशियोमर्स नहीं होंगे, वो डायस्टेरोमर्स होंगे। ठीक है, हाँ चलो अब एनेंशियोमर और डायस्टेरोमर आ गया तो बना देते हैं, चलो है ना, एक बार फिर से बना देते हैं। जितनी बार ये चीज़ आएगा मैं उतनी बार वो चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए जो वहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़े थे और जो दिक्कतें हो रही थी वो अब धीरे धीरे आप क्लियर कर रहे हो, है ना, और होना चाहिए, नहीं तो फिर इतना बात करना, इतना बताना, वो सब बेकार है। क्या देखो, एक बार ऐसा बन जाएगा और एक बार ब्रोमीन बिलो आके जुड़ेगा, ऐसा जुड़ेगा, ब्रोमीन है तो ये और ये दोनों डिफरेंट है, दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये मिथाइल और ये ब्रोमीन सिस है, ये मिथाइल ये ब्रोमीन ट्रांस है, तो ये सिस और ट्रांस हुए, मतलब ज्योमेट्रिकल हुए। और अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ तो रिंग तो हुबहू जाएगा, ब्रोमीन अबव का बिलो जाएगा, सही बात है, लेकिन मिथाइल अबव है तो बिलो जाना चाहिए था, तब एनेंशियोमर होता। मतलब ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एनेंशियोमर नहीं है और ना ही सेम है, तो ये दोनों आपस में डायस्टेरोमर्स हैं। तो ये सब भी पूछा जा सकता है सवाल में डिटेल में, है ना, एडवांस लेवल में, है ना, तो ये सब बातें क्लैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए तो इसको भी 2 जोड़ दिए, इसको 2 जोड़ दिए, 4 हुए अभी तक। अब एक चीज़ समझो, अब ये रेडिकल देख रहे हैं, जब ये रेडिकल बना तो ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस भी तो कर सकता है, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बना सकते हैं, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, देखो तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये रेडिकल अकेला रह गया, तो यहाँ रेडिकल आ गया, तो फिर यहाँ से भी 2 ब्रोमीन आएंगे, मतलब यहाँ से भी अपने पास अबव बिलो दोनों के चांसेस हैं। तो जब यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा तो ये भी कायरल है, तो इसको भी 2 जोड़ोगे, एक बार अबव वाला, एक बार बिलो वाला। आ रही है बात समझ में? और वो दोनों आपस में एनेंशियोमर्स होंगे। ठीक है, आप कॉपी में बना के देखेंगे, मिरर रखेंगे, इसी तरह से जैसे मैंने ये दोनों बनाया है वैसे ही आप इसको बनाओगे। अगर जैसी ही दिक्कत हो, जैसे ही मेरी बात आपको अटपटी लगे कि एनेंशियोमर सर बोल रहे हैं, तो आप तुरंत बनाइए, कॉपी में पॉज करके वीडियो तुरंत बनाइए, मिरर इमेज लीजिए, देखिए है कि नहीं, इन बातों को जस्टिफाई करिए, है ना। तो जस्टिफाई करते हुए चलेंगे तो बातें क्लियर होती रहेंगी। तो अब ये देखो, तो ये 2 जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक बार ब्रोमीन अबव, एक बार ब्रोमीन बिलो, तो ये हो गया अपना 2। और फिर जब यहाँ रेडिकल आएगा तो भी इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा पाई बॉन्ड, जैसा यहाँ किया था। तो यहाँ से एक और प्रोडक्ट, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये मिथाइल जैसा था वैसा ही रहेगा, और यहाँ रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ रेडिकल आएगा तो फिर यहाँ पर भी ब्रोमीन रेडिकल अबव और बिलो दोनों जुड़ सकता है। तो यहाँ से भी अपने को ये मिथाइल अबव, और यहाँ मैं ब्रोमीन ऐसा बना दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये अबव बिलो दोनों जुड़ेगा, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ भी मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? और कोई पॉसिबिलिटी? तो यही रेडिकल बन रहा था, यही रेडिकल बन रहा था, तो इन्हीं दोनों जगह रेजोनेंस से पाई बॉन्ड आ सकता है, और कोई तीसरी जगह पे नहीं आएगा। एक तो जो नॉर्मल रेडिकल बन रहा था उससे पहले प्रोडक्ट्स बना दिए हम लोग, एक ये बना दिए, एक ये बना दिए, और जो रेजोनेंस के बाद बन रहा था उससे भी हम लोग 2 प्रोडक्ट बना दिए। और क्योंकि ये प्रोडक्ट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, है ना, एक नहीं 2 प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ भी एक नहीं 2 प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए सबको 2-2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा जाए तो 2 ये दोनों हैं, 2 यहाँ बनेंगे 6, और 2 यहाँ बनेंगे 8। तो इसके टोटल प्रोडक्ट्स अगर कोई पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे 8 प्रोडक्ट्स टोटल बनेंगे। आई बात समझ में ना? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसका एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस वाला केस भी आपको लेना होता है। अगर वो भूल गए तो आप 4 पे ही अटक जाएंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखोगे, बढ़िया सवाल होता है ये। और भी सवाल करते हैं इस पर हम लोग, लेकिन उससे पहले यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है जो हम बता दें आपको। देखो, जब आपसे स्पेसिफिकली ये सवाल पूछे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तब आप रेजोनेंस वाला केस भी लेंगे, मतलब ये केस और ये केस भी लेंगे, रेजोनेंस वाला केस भी आप कंसिडर करेंगे और टोटल प्रोडक्ट बनाएंगे।
लेकिन अगर रूट मैप टाइप का क्वेश्चन है कि ए ये लिया गया था, उसमें बी में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाले, बी बना, बी में NBS डाले, सी बना, सी में ये डाले, डी बना, मतलब ऐसा रूट मैप टाइप का क्वेश्चन देखे होंगे आप। तो जब रूट मैप टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, मतलब कि जिसमें NBS, मतलब आपसे स्पेसिफिकली ये नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, या ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, उसमें कहीं NBS वाला रिएजेंट आएगा, तब आपको ये सब रेजोनेंस वाला केस नहीं देखना है। आपको उस समय इससे जो मेजर बन रहा है उसका आंसर कर देना है, बिना रेजोनेंस वाला। समझे बात? बिना रेजोनेंस वाला मतलब या तो आपको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होगा या आपको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। मतलब पाई बॉन्ड की जगह जैसी थी वैसी ही रखनी होगी, आपको ये रीअरेंजमेंट नहीं सोचना होगा, ठीक है। तो आप इसमें और इसमें मेजर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब मेजर प्रोडक्ट लेकर आगे बढ़ जाओगे। तो मेजर किसको लोगे? तो इसी को लोगे, क्योंकि ये रेडिकल जो बन रहा है वो टर्शरी भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये सेकेंडरी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो टर्शरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी बिकॉज ऑफ, है ना, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो इस वजह से आप इसको बना के आगे बढ़ जाओगे। तो जो लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे कि मेजर और माइनर वाला, अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे मैंने रेजोनेंस का केस नहीं देखा, मैंने सीधा सीधा कि जो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल है वहीं से मेजर बना के आगे बढ़ना। मतलब ऐसा पूछे तो आपको रेजोनेंस नहीं देखना। जब आपको स्पेसिफिकली ये सवाल पूछे तब आप ये बात कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको? अब नोट कर लीजिए, और अब और इस पे सवाल किया जाए। लिख लिया भाई? पॉज करके लिखिए जल्दी से। चल, चलो एक ये क्वेश्चन करो, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना है अपने को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो NBS से एक ही बार ब्रोमीन आएगा, एक जगह पर आता है। ये नहीं कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसके पास एलाइलिक पोजीशन में सब पे ब्रोमीन जोड़ेंगे, वो नहीं, एक ब्रोमीन आएगा। और उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किए हम लोग, तो उसमें जितने पॉसिबिलिटी हैं रेजोनेंस लेके सारा प्रोडक्ट बताइए फटाफट, और ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है ना, क्योंकि छूट जाता है इसमें एक आध, ठीक है। और ऑप्शन आपको जो देता है वो बहुत क्लोज देता है ना, तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एक आपको 10 दे देगा, 8 दे देगा, 9 दे देगा और बाकी देगा 1 करोड़ 1,50,000, है ना, 1,50,000, ऐसा कुछ नहीं देगा। सब क्लोज ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से करिए इसको। हो गया? चलो बनाया जाए। तो सारे प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ इसमें, तो इसके एलाइलिक पोजीशंस को मैं मार्क कर ले रहा हूँ। इसका एक एलाइलिक पोजीशन इस पाई बॉन्ड का ये है, एक ये है, एक ये है। फिलहाल 3 मुझे इसी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं, फिर रेजोनेंस के बारे में सोचेंगे। तो एक प्रोडक्ट मैं ये बनाऊँगा CH2Br, ये मिथाइल जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ये क्योंकि कायरल नहीं बना तो एक का एक ही रहेगा। अब इसको अब बिलो नहीं सोचोगे कि सर ये तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा ना, यहाँ रेडिकल नहीं बन रहा, तो ये जैसा था वैसे ही रहेगा। तो एक ये हो गया। फिर एक मैं क्या करूँगा, यहाँ मिथाइल तो था ही, जैसा था वैसा था, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा और ये अबो बिलो दोनों आएगा, तो ये कायरल हो रहा है, दिख रहा है मुझको, है ना। तो इसको 2 जोड़ दोगे, ठीक है, प्लस फिर देखो अब क्या किया जाए, अब इस तरफ जोड़ दिया जाए। तो यहाँ जब ब्रोमीन जोड़ देंगे, यहाँ मिथाइल रहेगा, तो ये वाला पोजीशन भी कायरल हो रहा है, तो इसको भी 2 जोड़ दिया जाएगा। तो 2, 2, 4 और 1, 5, अभी तक 5 बना। अब हम लोग क्या करेंगे,
रेजोनेंस का केस भी लेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो आप, है ना, जब यहाँ ब्रोमीन आया था, मतलब यहाँ रेडिकल बना होगा, तो जब उस रेडिकल से इसका रेजोनेंस हो जाएगा तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा। बोलो भाई, जब इस रेडिकल से इसका रेजोनेंस हो जाएगा तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा उस केस में, और यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, यहाँ मिथाइल जैसा था वैसा ही रहेगा। और क्योंकि ये अबव बिलो दोनों आ सकता है और ये कायरल है, तो 2 मैं यहाँ भी जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट, जब यहाँ रेडिकल आया तो भी ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। जो ये प्रोडक्ट बनाया, यहाँ रेडिकल बना होगा तो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके फिर यहाँ पे रेडिकल बना देगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ, मिथाइल यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, और ये वाला मिथाइल यहाँ। बोलो, तो ये भी कायरल हो रहा है और ये प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए, तो 2 यहाँ पर भी हो जाएंगे। दिख रही है बात? प्लस अब जब देखो यहाँ वाला प्रोडक्ट बन रहा है, जब यहाँ रेडिकल बन रहा है, तो जब यहाँ रेडिकल बनेगा तो इसके साथ यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। यहाँ मिथाइल है, यहाँ रेडिकल आ गया है, तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार मिथाइल अबव ब्रोमीन बिलो, एक बार ब्रोमीन अबव मिथाइल बिलो। ये भी कायरल है, तो 2 प्रोडक्ट मैं यहाँ पे जोड़ दूँगा, है ना। तो 2, अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी? यहाँ रेडिकल आ रहा था, देखो कहाँ आ रहा था, यहाँ 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 आ रहा था, और इन तीनों जगह पर मैंने रेजोनेंस करा दिया है। ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। तो टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 11 बन रहे हैं। समझ में आई बात सबको? ठीक है ना भाई लोग? तो ये टोटल 11 प्रोडक्ट्स बनेंगे और इसमें कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपको एक ये और एक ये दोनों आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई सेम होगा, क्योंकि लगभग सेम है। इसको मैं पलट दूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप चेक करिएगा, बना के आप चेक करिए। एक बार ब्रोमीन अबो ले लीजिए, यहाँ भी अबो ले लीजिए, ये दोनों मिरर इमेज बनेंगे। यहाँ बिलो ले लीजिए, यहाँ भी बिलो ले लीजिए, ये दोनों मिरर इमेज बनेंगे, है ना। तो ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो टोटल 11 प्रोडक्ट्स इसमें मिले। ठीक है, क्वेश्चन को और डिफ़िकल्ट बनाना है और ज़्यादा टाइम टेकिंग बनाना है, तो अब इसमें से पूछ लेगा कि टोटल प्रोडक्ट्स, फिर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देगा और बोलेगा बताओ कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिएगा घर पे, है ना, टोटल कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट अपने को पता ही है। हाँ, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको सब पॉसिबिलिटी देखनी होगी। सारे एनेंटियोमेरिक पेयर को आपको, है ना, एक लेना होगा, सारे डायस्टोमेरिक पेयर को दोनों को अलग अलग लेना होगा। तो ये चीज़ एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये ऐसा पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन में बनेगा कि 2 अलग क्वेश्चन मिले आपको, दोनों बार 4-4 नंबर, एक बार टोटल प्रोडक्ट निकालने पे मिले और एक बार आपको फ्रैक्शंस निकालने पे मिले, है ना। एक ही क्वेश्चन में इतनी बातें नहीं आएंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलो, इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ा जाए। कई लोगों ने सही किया होगा इसको। आओ, एक और सवाल जरा कर दो, जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन एक बार और कर दो। चलो, तो CH3 CHC CH3 CH3 और इसमें NBS करा रहे हैं। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसमें हम लोग करा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, चलो वही क्वेश्चन एक, लेकिन थोड़ा छोटा करके, ताकि बहुत बड़ा क्वेश्चन ना हो। ठीक है, चलिए एक बार इसको बताइए यहाँ पर। हो गया होगा? तो पहले मैं टोटल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Br CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, तो ये एक ही प्रोडक्ट जोड़ा जाएगा क्योंकि कोई कायरल नहीं बना, है ना।
फिर अब इस पाई बॉन्ड का एक एलाइलिक ये है, तो एक ये भी बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2Br और CH3। अब देखो यहाँ ज्योमेट्रिकल हो सकता है ना। कैसे ज्योमेट्रिकल हो सकता है कि ये जो मैंने ऐसे लिख दिया है, बेसिकली ये मॉलिक्यूल अपने किसी एक ही फॉर्म में रहा होगा ना। मतलब ये मॉलिक्यूल लेट अस से ऐसे रहा होगा, मान लो ऐसे रहा होगा, या H ऊपर CH3 नीचे, कैसे भी रहा होगा। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा तो ये CH3 और ये वाला सेम साइड हो गए, ब्रोमीन वाला, और इन दोनों में से इस पर मैंने जोड़ा तो ये बना, है ना। और इस पर जोड़ा होता, इस पर नहीं जोड़ा होता, मतलब मैं बना दे रहा हूँ अलग से। जैसे ये एक कंपाउंड ये बन गया, और एक कंपाउंड ये CH3 और H, क्योंकि यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा तो ये ऐसा ही है, और यहाँ पर इस बार CH3 रहता और ये CH2Br, मतलब ब्रोमीन यहाँ जुड़ता आके। भाई इस पे भी जुड़ सकता है, इस पे भी जुड़ सकता है, दोनों एलाइलिक है ना। तो अगर इस पे जुड़ा तो ये मिथाइल, ये वाला एक साइड सिस फॉर्म एक, अगर इस पे जुड़ा तो ये और ये, है ना। अगर अपोजिट, सॉरी सिस फॉर्म, ये ट्रांस फॉर्म, दोनों मिथाइल सेम साइड, और ये दोनों मिथाइल अपोजिट साइड ट्रांस, और ये दोनों सेम साइड सिस, तो एक ये भी बनता ना। तो इसका मतलब जब इस पर और इस पर जुड़ रहा है तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्या, तो दो ये हो गए। बढ़िया बात है ना, ये कुछ लोगों ने मिस किया होगा। तो ये हो गया नॉर्मल। अब रेजोनेंस, तो जब यहाँ रेडिकल बनेगा तो मैं इसका रेजोनेंस करा दूंगा, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनता दिखाई देगा। यहाँ पर रेडिकल बनेगा CH3 यहाँ रेडिकल बनेगा, है ना, क्योंकि जब इस पे रेडिकल बनेगा तो यहाँ पर रेडिकल आएगा, तो यहाँ जब ब्रोमीन आ जाएगा तो एक ही प्रोडक्ट जोड़ा जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि कायरल नहीं बना ना, दोनों मिथाइल हैं, ठीक है। फिर जब यहाँ रेडिकल बना या यहाँ रेडिकल बना तो ये रेजोनेंस कर जाएगा, तो यहाँ से एक और प्रोडक्ट मुझे बनता दिखाई दे रहा है, ये वाला, और यहाँ रेडिकल आ जाएगा। देखो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, दिख रहा है ना। मतलब जब यहाँ रेडिकल बना तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ यहाँ आ जाएगा, और यहाँ रेडिकल बन जाएगा तो इस पे रेडिकल बन गया, और इस पे रेडिकल बन के यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ेगा, और क्योंकि यहाँ अबव बिलो दोनों जुड़ सकता है और ये कार्बन कायरल हो रहा है तो दो यहाँ जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से एक बार नीचे, तो जब नीचे वाला करेंगे तो ये सेम बनेगा, कोई अलग नहीं बनेगा। देखो तो ये ऊपर है या नीचे है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो घूम के ऐसा नीचे आ ही सकता है। बात आ रही है ना समझ में, क्योंकि यहाँ पे कोई कायरल नहीं है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कायरल हो रहा है तो दो बनेगा। तो टोटल प्रोडक्ट 1 2 3 2 5 और 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई लोगों का 5 आया होगा, है ना। तो लेकिन ये वाला केस आप भूल गए होंगे या नहीं ध्यान दिए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर 6, और अब इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन कौन अलग फ्रैक्शंस में मिलते हैं? सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग फ्रैक्शन में मिलेंगे, सारे डायस्टेरोमर्स अलग फ्रैक्शंस में मिलेंगे, एनेंशियोमरिक पेयर बस सेम फ्रैक्शन में मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तीनों अलग फ्रैक्शन में मिलेंगे, क्योंकि ये और ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ये और ये भी स्ट्रक्चरल हैं। तो ये, अच्छा, और ये दोनों आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ट्रांस है, ये सिस है क्या, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने की वजह से ये डायस्टेरोमर्स हैं, और उन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो ये दोनों तीनों, ये 3 अलग फ्रैक्शन मिल चुके हैं अपने को। ये भी अलग फ्रैक्शन में जाएगा क्योंकि इन तीनों का ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो 4 मिल गए। और ये दोनों एक ही में मिलेगा क्योंकि ये दोनों एनेंशियोमरिक पेयर हैं, नहीं, तो इसका मतलब 4 और 1 यहाँ पर, तो 5 फ्रैक्शंस मिलेंगे अपने को। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आर 5 क्या। तो अब ये एक देख रहे, छोटा सा क्वेश्चन है, 6 ही आया था और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया, है ना, तो भी इसमें, है ना, एड़ी चोटी एक करना पड़ा होगा क्या। बहुत बढ़िया सवाल हो गया ये, तो समझ के बात ना। बहुत इत्मीनान से, ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अब देखो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग अगर अदर रिएजेंट्स की बात करें इसी चीज़ के लिए, ठीक है, जैसे मान लो हमने प्रोपीन ले लिया था और इसका हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या तो क्लोरीन हीट से करा रहे थे या हम लोग इसको NBS से करा रहे थे, ठीक है। इन दोनों से तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, मैकेनिज्म भी पढ़ा है। सेम रिएक्शन और भी कुछ रिएजेंट से होता है, जैसे SO2Cl2HNu से होता है, ठीक है, और इसका नाम होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। और इससे कौन आकर जुड़ेगा? क्लोरीन आकर जुड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके पास क्लोरीन है। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा। या अगर ऐसा हो BrCCl3, है ना, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन रेडिकल मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम, अगर ये दिया है तो भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ब्रोमीन जाएगा। या ClCCl3 मतलब CCl4 भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी Cl आकर जुड़ेगा। इन प्रेजेंस ऑफ क्या? HNu होना चाहिए, नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ HNu। या एक ऐसा मॉलिक्यूल है ना OCl, टर्शरी ब्यूटॉक्सी क्लोराइड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड अनस्टेबल होता है और यहाँ से भी अपने को क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा। इसका मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं है, हाँ, रिएजेंट आपको बस ध्यान रखना है और बहुत कम इस्तेमाल होता है। जनरली जो अपनी किताबें आती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें ज़्यादा ये क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, लेकिन अपना जो आईटी के क्वेश्चंस हैं उसमें जब बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कम ही आता है, कभी कदार पूछ लेता है, ठीक है। तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड, है ना, BrCCl3 या CCl4 हो जाए या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्लोराइड हो जाए। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, यहाँ कार्बन 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 है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, तो उसमें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HNu, इससे क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इससे भी अपने को सेम वही प्रोडक्ट मिलता है, CH2CH CH2, और यहाँ पर, है ना, डिपेंडिंग अपॉन क्या लिए हो उस हिसाब से क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और सिंपल सा होता है, जैसे मान लो अगर अपने को ऐसा दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, कॉन्जुगेटेड डाई इन दे दिया और एरो पे दे दिया Br इन प्रेजेंस ऑफ CCl3, है ना, HNu, तो सेम वही चीज़ होगा। इस बॉन्ड को तोड़ोगे, कार्बन पे रेडिकल आएगा, ब्रोमीन पे रेडिकल आएगा। तो जो बल्कियर पार्ट है, CCl3 इज बल्कियर पार्ट, तो बल्कियर पार्ट का टर्मिनल पे अटैक करा दोगे, ठीक है। जैसे इसमें बल्कियर पार्ट ये है, इसमें बल्कियर पार्ट ये है, तो जो बल्कियर पार्ट होगा, इसमें बल्कियर पार्ट O वाला है, तो जो बल्कियर पार्ट होगा उसका टर्मिनल पे अटैक करा देंगे, तो ऐसा रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा और फिर ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा। मतलब हमेशा यहाँ पर अपने को 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही बनाना है, मोर स्टेबल एल्कीन। 1,4 मतलब मोर स्टेबल, मतलब TCP बनाना है अपने को हमेशा, है ना, TCP, क्योंकि हम लोग हमेशा इसमें लाइट या हीट दे रहे हैं, तो हम एनर्जी सफिशिएंट दिए हुए हैं, है ना, हीट करेंगे तो एनर्जी दिए ही है, हायर साइड में है। अगर फोटोन भी डाले हुए हैं तो हम लोग, है ना, मतलब तब भी हम लोग एनर्जी दिए हुए हैं दूसरे फॉर्म में। तो इसलिए हमेशा यहाँ पर TCP बनाओगे तो TCP मतलब 1,4 हो जाएगा, तो ऐसा रेडिकल फाइनली बन के तैयार होगा, है ना, और यहाँ पर CH2 CCl3 ऐसा बन जाएगा और फिर यहाँ आकर कौन जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बात आई समझ में ना? तो जो इस तरह का भी क्वेश्चन है और ये रिएजेंट्स दिए हुए हैं, तो सेम उसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग करा देंगे, ठीक है। आपके असाइनमेंट्स में कुछ क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है ना, तो कर लेंगे, अभी आसान है वो, ठीक। चलिए क्लियर कर रहा हूँ इसको, है ना, नोट कर लो। आओ अब लिखो, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो
एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन एंड ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ ओजोन एंड ओजोनोलिसिस। ठीक है, देखो ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की मदद से बॉन्ड का लाइसिस, मतलब ओजोन की मदद से बॉन्ड का टूटना, है ना। जैसे हाइड्रोलिसिस होता है वाटर की मदद से बॉन्ड का टूटना, उसी तरह से ओजोन की मदद से बॉन्ड का टूटना। तो एडिशन ऑफ ओजोन और ओजोनोलिसिस, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने एक ऐसा एल्कीन ले लिया है, ठीक है, एल्कीन पर हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसका, और एरो पर लिखा है O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 लिखा है, या CH2Cl2 लिखा हुआ है, या CH2 लिखा हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब नॉन न्यूक्लियोफिलिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना, जो Br2 के साथ लेते थे, Br2CCl4 टाइप में। ठीक है, तो ओजोन जो होता है ना अपना इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है। मैकेनिज्म समझाएंगे तो बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, तो ओजोन इज़ इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहले यहाँ पर अटैक करता है ना, और एक इस तरह का अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, R डैश, और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और इसका नाम है ओजोनाइड, ओजोनाइड, और ये ओजोनाइड अनस्टेबल होता है और मॉइस्चर पाकर खुद से टूट जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड ओजोनाइड, और मॉइस्चर पाकर ये खुद से टूट जाता है। तो इसलिए अच्छा, टूट कर ये कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकता है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स बनाता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इसलिए एक यूज़फुल इंटरमीडिएट टाइप का कंपाउंड हुआ जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग फिर खुद डिकम्पोज कराते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो ओजोनाइड बना ओजोन के एडिशन से एल्कीन पर, इसको हम लोग दो तरह से फिर तोड़ते हैं। एक, इसको हम लोग रिडक्टिव मैनर में तोड़ते हैं, इस ओजोनाइड को डिकम्पोज कराते हैं इन रिडक्टिव मैनर, और दूसरा इसको या तो हम लोग ऑक्सीडेटिव मैनर में डिकम्पोज कराते हैं। ठीक है, तो दो मैनर में कराते हैं। रिडक्टिव मैनर में अगर इसको डिकम्पोज कराना है तो हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं वो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ले लेते हैं, या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ACOH मतलब एसिटिक एसिड ले लेते हैं, या हम लोग क्या ले लेते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड। डाई मिथाइल सल्फाइड ये कुछ नहीं है, डाई मिथाइल ईथर समझ रहे हैं ना, बस उसी तरह से ये डाई मिथाइल थायो ईथर है। थायो मतलब सल्फर, CH3SCH3, है ना। तो अगर इन तीनों में से हमने कोई ले लिया, मतलब ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिडक्टिव मैनर में जब इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं वो सब बातें मैकेनिज्म में समझेंगे हम लोग। लेकिन अगर इस तरह से इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं तो देखो क्या बनता है, इसको रिडक्टिव बोलते हैं, और क्या बनता है यहाँ पहले समझो। होता क्या है कि ये अनस्टेबल है और ये बॉन्ड इस तरह से टूटता है। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड इस तरह से, और ये मॉइस्चर गेन कर लेता है। मॉइस्चर गेन कैसे करता है कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में, मॉइस्चर मतलब कौन, वाटर, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो वाटर का H इसकी तरफ जाएगा और OH इसकी तरफ आएगा, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में H इधर जाएगा और OH इधर आएगा। ठीक है, इस बॉन्ड पे अब OH है, इस बॉन्ड पर भी अब OH है, और एक कार्बन पर अगर आप याद करें कि एक कार्बन पर 2 OH जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और यहाँ से H2O का लॉस हो जाता है, और ये फाइनली ऐसा कार्बोनिल बना लेता है। याद है ना, हम लोग एक बार पढ़े हैं इसको। तो ये इस तरह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके इस तरह से डिकम्पोज होता है। और अगर हमने कोई रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रख दिया है, जैसे जिंक रख दिया है या डाईमिथाइल सल्फाइड रख दिया है, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा कौन, RC⋯OH। ये बात समझ में आया सबको, प्रोडक्ट समझने, ठीक है ना। तो एक कार्बन पे 2 OH आया और 2 OH अनस्टेबल है, तो ये मिल गया एल्डिहाइड। और सेम चीज़ इस बॉन्ड पर होगा, तो यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ इस तरफ OH आएगा, इधर H आएगा,
इस कार्बन पर 2 OH आएंगे, वो भी लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा R C डबल बॉन्ड O और R डैश। मतलब इधर एल्डिहाइड मिला और इधर कीटोन मिला, इधर से कीटोन मिला, इधर से एल्डिहाइड मिला। ठीक है, अब देखो एक बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है H2O2, देखो बन रहा है ना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, H2O2 एक बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए H2O2 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिड में, है ना। लेकिन कीटोन्स आर ऑलवेज रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि कीटोन्स आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। हाँ, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ये H2O2 करा सकता है। ठीक है, तो रिडक्टिव मैनर में हम लोग चाहते हैं कि जो एल्डिहाइड प्रोडक्ट बने वो एल्डिहाइड में ही मिले, तो इसलिए हम लोग रिडक्टिव मैनर में इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं। और रिडक्टिव मैनर में हम लोग इसमें ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट्स डाल देते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स H2O2 को रिड्यूस कर देते हैं, ये इनको ऑक्सीडाइज कर देता है और ये इनको रिड्यूस कर देते हैं H2O2 को। तो एल्डिहाइड अपना एल्डिहाइड में ही बच जाता है। अगर ये नहीं डालेंगे तो ये इसको भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, और वही हो गया अपना ऑक्सीडेटिव मैनर। मतलब हमने ये नहीं डाला तो ऑक्सीडेटिव मैनर हो गया। मतलब ऑक्सीडेटिव मैनर में अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे हम लोग तो सिंपली एरो पर क्या लिखा रहेगा, H2O लिखा रहेगा, मतलब ये तोड़ने के लिए H2O, या बाहर से H2O2 डाल दो, यहाँ तो बन ही रहा है लेकिन और डाल दें तो और अच्छी बात है, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या Ag2O डाल देते हैं। Ag2O भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि यही टॉलेंस रिएजेंट है ना, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या सिंपली एसिटिक एसिड लिख दिया है एक्वस, है ना, तो ये सब अगर एरो पे लिखा है मतलब जिंक गायब है या डाइमिथाइल सल्फाइड गायब है, वाटर H2O2 Ag2O ये सब लिख दिया है, तो मतलब अब अपने सिस्टम में कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया है, तो जो H2O2 यहाँ से मिलेगा या जो हमने पहले से डाला हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर आपने को एसिड मिल जाएगा, न कि एल्डिहाइड मिलेगा। और कीटोन्स आर रिलक्टेंट टू ऑक्सीडेशन, तो कीटोन्स की जगह पर कीटोन्स ही मिलेगा। मतलब कीटोन अगर मिल रहा है तो कीटोन ही देंगे, उसका रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव मैनर के चेंज होने से, कंडीशन चेंज होने से कीटोन के फॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एल्डिहाइड को बनाते समय आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि रिडक्टिव है एनवायरनमेंट या ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, रिएजेंट ध्यान रहेगा, इनमें से कोई भी अगर लिख दिया, इनमें से कोई लिख दिया तो रिडक्टिव करा दोगे, इनमें से कोई लिख दिया तो ऑक्सीडेटिव करा दोगे। ठीक है, चलो इतना पहले नोट कर लो। और पहले हम लोग इसमें मैकेनिज़्म जानने से पहले हम लोग इसमें प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज़्म पे इस पे क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करना सीखते हैं। हो गया होगा, चलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको। देखो देखो जैसे अगर हम लोग बात करें राइट प्रोडक्ट्स, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये। देखो भाई क्या इसमें कर रहे हैं हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, और मान लीजिए कि एरो पर दिया हुआ है O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और दूसरा दिया हुआ है लेट अस से जिंक वाटर। ठीक है, तो हमेशा आपको ये दोनों एक साथ ही देगा, तो तुरंत देखो कि ये ओजोनलिसिस करा रहे हैं, ओजोनाइड बन जाएगा, और ये रिडक्टिव एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग ये पूरा जो लिखे थे अभी मैकेनिज्म की ओजोनाइड बनाएंगे फिर उसको तोड़ेंगे, ऐसा नहीं करने वाले हम लोग, एक लाइन में इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं
बहुत आसान रिएक्शन है ये। देखो कैसे लिखना है, अगर आप ध्यान देते वहाँ पर तो ये पाई बॉन्ड ही टूट जा रहा है दोनों, वहाँ पर ये दोनों पार्ट अलग हो जा रहा है ना, इसी बॉन्ड का लाइसिस हो जा रहा है ना, बॉन्ड टूट जा रहा है। और टूट के क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 वैकेंसी खाली होगी, उस पर ऑक्सीजन जोड़ दो, और यहाँ पर भी 2 वैकेंसी खाली होगी क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो, इस पर ऑक्सीजन जोड़ दो। मेरी बात समझे, बहुत सिंपल है। तो ये 2 बॉन्ड मैं तोड़ दूंगा, इस पर 2 वैलेंसी खाली होगी, उसको ऑक्सीजन पे जोड़ दूंगा, इस पर 2 वैलेंसी खाली होगी, ऑक्सीजन पे जोड़ दूंगा, दैट इज़ ऑल। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि एनवायरनमेंट रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव, और अपना कोई प्रोडक्ट एल्डिहाइड यहाँ से मिल रहा है क्या। तो पहले प्रोडक्ट लिखा जाए, तो मैं लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ा था मैंने कार्बन के साथ, वहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया। और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर 2 वैकेंसी खाली हुई थी, ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो एक कीटोन मिला अपने को, कौन मिला, एसीटोन मिला, और एक मिला एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, अब जब मैंने ये लिख लिया, इतना हर बार इतना लिख देते हैं स्टार्टिंग में, फिर आप देखते हो कि एनवायरनमेंट कैसा है, ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव। तो यहाँ रिडक्टिव है तो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड पर ही छोड़ दो, कीटोन तो कीटोन ही रहेगा। समझ गए बात, तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ही छोड़ दिया, आंसर। यही ऑक्सीडेटिव लिखा होता, सिर्फ वाटर लिखा होता, तो मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर छोड़ता। ठीक है, सिंपल। अब जरा ये समझ में आ गया ना सबको कैसे लिख रहे हैं। अब जरा प्रोडक्ट लिखो तो जरा, चलो पहले ये 3 करो, 2 ही करो पहले, फिर उसके बाद ये लिख लिया होगा सबने ना, इसको नोट कर लीजिए तो और क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, करिए ज़रा, सारे क्वेश्चंस को लिखिए और सीधा प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है भाई, चल पहला वाला देखो तो बना लिया होगा सबने। तो मैंने देखा कि ये ऑक्सीडेटिव है, इतना देख लिया, ये बॉन्ड टूटेगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन जब दिया होगा तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनको हाइड्रोजन वाइड्रोजन ढूंढने में दिक्कत होती है।
ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ आकर पता चलता है कि उनको हाइड्रोजन ढूंढने में दिक्कत होती है, उनको ये दिक्कत होती है कि कहाँ पर हाइड्रोजन है कहाँ पर नहीं है, समझ रहे हैं ना बात। तो इस वजह से तो वो लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे ना। तो देखो ये एक तो कीटोन मिलेगा, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन जोड़ दूंगा और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, ऑक्सीडेटिव है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक प्रोडक्ट और बना यहाँ पर जो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव है तो मैं H ना लिखकर, एल्डिहाइड ना लिखकर मैं क्या लिख दूंगा, एसिड लिख दूंगा। तो ये और ये प्रोडक्ट मिला होगा यहाँ से, है ना, बना लिया होगा सबने। इसमें देखो तो ये रिडक्टिव है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। हर पाई बॉन्ड तोड़ के आपको सब जगह पर ऑक्सीजन जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो ये रिडक्टिव है ना, तो ये आपको मिल जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। देखो ये यही है, एल्डिहाइड है, ये डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन जुड़ गया है, डबल बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन जोड़ दिया हूँ मैंने, और ये CH2 था उसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड बन गया है ये। इस कार्बन बेचारे को देखो, इसके इस तरफ भी डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन आ गया है और इस तरफ भी डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन आ गया है, तो ये तो CO2 बन गया है, मतलब एक अपने को CO2 मिल गया है। इस वाले को देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है और ये इसके साथ जुड़ा है, ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया है। देखो जरा ध्यान से, ओहो यहाँ H है, मान लो यहाँ H है ना, ये मिसिंग था। तो जरा देखो ध्यान से, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ H है और सिंगल बॉन्ड ये है, C डबल बॉन्ड OH है, मतलब ये प्रोडक्ट एक और मिला है अपने को, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। क्या ये ना मिला है, ये बॉन्ड नहीं ना टूट रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, देखो ध्यान से, तो ये मिला, ये CHO CHO है ना, और इस कंपाउंड का कॉमन नाम ग्लाइऑक्सल है, ग्लाइऑक्सल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और मिला PHC और यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड O, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो एक बनेगा PHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, मतलब अपने को फॉर्मल्डिहाइड मिला, CO2 मिला, ग्लाइऑक्सल मिला और ये मिला, ठीक है। तो ये चार कंपाउंड अपने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। रिडक्टिव था तो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में ही छोड़ देंगे, नहीं तो उसको एसिड तक ले जाते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड कहानी समझ में आ गई सबको, फोर्थ देख लिया जाए भाई। तो ये ऑक्सीडेटिव है ना, सॉरी ये पहले देखना है ना। अच्छा ये देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, इसका प्रोडक्ट लिखो, मिटा देते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको भी रिडक्टिव है, यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो ये पोर्शन, इतना पोर्शन अलग हो रहा है, इतना पोर्शन अलग हो रहा है। तो नीचे वाले में यहाँ पर H है, दिख रहा है सबको, यहाँ भी H है नहीं, तो ऊपर से जो पोर्शन मिला है वो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH ये मिला है, एक कार्बन था बीच में, और जो नीचे से मिला है वो मिला है C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। क्या यही ना मिला है? देखो तो अगर इसको पलट के इसके साथ जोड़ दोगे और ऑक्सीजन हटा दोगे तो यही तो बनेगा। टोटल कार्बन यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है, ऐसे बनाइए, ठीक है ना। फिर देखो फिफ्थ वाले का प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, इस पर ऑक्सीजन, इस पर ऑक्सीजन, इस पर ऑक्सीजन, इस पर ऑक्सीजन, इन सभी पर एक एक हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहा है सबको। तो सभी पर जब एक एक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेटिव है, तो ये सब एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो ऐसा बनेगा ना, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH। तो नीचे वाला पोर्शन भी यही मिला और ऊपर वाला पोर्शन भी यही मिला, देखो एग्जैक्टली सेम है,
तो यही मतलब 2 मोल मिला अपने को, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ठीक है। अगर COH COH होता है, मतलब जस्ट अगल बगल पर कार्बन COH COH ग्रुप होता है, बीच में कार्बन नहीं होता है, तो वो ऑक्सैलिक एसिड, और अगर बीच में कार्बन आ गया तो मैलोनिक एसिड, है ना। फिर सक्सिनिक एसिड, फिर ग्लूटामिक एसिड, पढ़ेंगे आगे हम लोग ना सबका नाम। तो प्रोडक्ट फिलहाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, रिडक्टिव है, तो ये बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इस पर ऑक्सीजन आएगा, इस पर ऑक्सीजन आएगा, तो सीधा एक लाइन में आंसर लिख रहे हैं हम, इधर लिख रहे हैं, देखो कोई दिक्कत। H था इस कार्बन डबल बॉन्ड पर, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ ऑक्सीजन ला दो, यहाँ ऑक्सीजन ला दो, हो गया आंसर। अगर इनको सीधा करके जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। रिडक्टिव था तो इसको एल्डिहाइड में छोड़ देना है। 7th वाला देखो तो बेंजीन है, यहाँ से तोड़े, यहाँ से तोड़े, यहाँ से तोड़े, 3 पाई बॉन्ड है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में ही हम लोग ने पढ़ा कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है ना। ये एक्सेप्शन है उसका, ओजोनलिसिस दे देता है बेंजीन, मतलब एडिशन ऑफ ओजोन बेंजीन में पॉसिबल है, बेंजीन डेरिवेटिव में पॉसिबल है, समझ के बाद ना। लेकिन नॉर्मल एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ओजोन के साथ रिएक्शन दे देता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन पकड़ा देंगे। अब देखो ये 3 हिस्से में डिवाइड हो रहा है, ये हिस्सा अलग हो रहा है, ये हिस्सा अलग हो रहा है, और ये तीसरा हिस्सा ये अलग हो रहा है। और क्योंकि ये रिडक्टिव है और इन सभी पर एक एक हाइड्रोजन है, तो देखो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H। देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, दिखाई दिया। यही यहाँ से, यही चीज़ यहाँ से, और यही चीज़ यहाँ से मिल रही है, तो मतलब ये 3 मोल अपने को मिल रहा है, समझे बात, सिंपल। तो 3 मोल ग्लाइऑक्सल मिला, 3 मोल ग्लाइऑक्सल मिला, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल है, बस डबल बॉन्ड तोड़कर उसको ऑक्सीजन लगा दो वहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए सारा आंसर, और एक आध 2 क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो फिर लिखो, O3 CCl4 जिंक वाटर, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने बेंजीन का डेरिवेटिव ले लिया ऑर्थोजाइलिन, इसका नाम क्या है, ऑर्थोजाइलिन ना। एक बेंजीन पर 2 मिथाइल अगर होगा तो उसको हम लोग जाइलिन बोलते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे होते तो मेटाजाइलिन, पैरा पे होते तो पैराजाइलिन, ठीक है। तो ये ऑर्थोजाइलिन है और इसका सारा प्रोडक्ट बनाना है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझिए, जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना ऑल प्रोडक्ट या कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा गलती ये कर सकते हो कि कुछ लोग नेचुरली, उनका बेंजीन बनाने का स्टाइल ऐसा होता है कि कुछ लोग नेचुरली ऐसा बनाते हैं, और कुछ लोगों का बेंजीन बनाने का स्टाइल ऐसा होता है कि कुछ लोग नेचुरली ऐसा बनाते हैं। तो कुछ लोग इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सारा प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ लोग इससे बना देंगे, है ना। लेकिन क्योंकि जाइलिन का ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों से जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि बेंजीन किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा, दोनों में रहता है, तो इससे भी ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट आप बनाओगे, इससे भी ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओगे, और फिर आपको टोटल प्रोडक्ट कितना मिल रहा है वो आप बताओगे, ठीक है।
मतलब कितने टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है वो बताओगे। चलो तो इससे अब समझ में आ गई बात ना। तो इन सब बॉन्ड पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे हम, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो ये C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक तो ग्लाइऑक्सल मिल रहा है यहाँ से HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H, ये मिला। फिर एक मिल रहा है देखो C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, देखना ध्यान से, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ना। तो आप इसको, मैं बार बार बस सिंपल सी बात है, इससे सिंपल शब्दों में इसको समझाना इम्पॉसिबल है। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड तोड़ देना है और उसकी जगह पर ऑक्सीजन लगा देना है और वो उठा के अलग रख देना है, बस ये करना है, ठीक है। और अब ये करना आपको है, लेकिन मेरा काम सिर्फ बोलना है। मैं आपको बता दिया कि ऐसा ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा सिंपल शब्दों में मेरे हिसाब से नहीं बोली जा सकती ये बात। लेकिन तब भी आप में से कई बच्चे, मुझे मालूम है कि ये चीज़ दिक्कत होती है उनको, है ना। तो आपको बस ये अलग, आप बहुत आराम से इत्मीनान से, जिनको दिक्कत हो रही है बहुत आराम से इत्मीनान से ये उठाइए अलग रखिए, ये पोर्शन उठाइए अलग रखिए। या आप एक काम और कर सकते हो, और मैं आपकी मदद कर दूं, तो इन पोर्शंस को आप अलग अलग लिख दो ऐसे, ठीक है, अलग अलग लिख दो, ये आपका काम है। इतना मैंने तोड़ तोड़ के लिख दिया, मैंने जो जहाँ जहाँ बॉन्ड दिखाया है ना, मैंने उतना उतना पोर्शन तोड़ के लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, इतना मैंने लिख दिया है। अब मेरा काम बस ये है कि इन सब जगहों पर ऑक्सीजन जोड़ देना है। यही 3 प्रोडक्ट मैं वहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। एक मैंने ये ग्लाइकोजल लिख दिया है ना, ये वाला, और एक मैं HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 ये लिख दिया है। और तीसरा फिर से यही है, देखो HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका 2 मोल मिला है यहाँ, समझे ना बात। वैसे ही आप इसको कर दो, सब तोड़ ताड़ के रख दो, ठीक है। तो देखो एक यहाँ से ग्लाइऑक्सल मिल रहा है, एक यहाँ से ग्लाइकोजल मिल रहा है, आपको दिक्कत है तो तोड़ के ऐसे ही बना लो, फिर सब बस डबल बॉन्ड की जगह पे ऑक्सीजन जोड़ दो, हो जाएगा। तो यहाँ से ग्लाइकोजल मिल रहा है, मतलब ग्लाइऑक्सल ही मिल रहा है, इसको 3 मोल कर देते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से 2 मोल मिलेगा, एक यहाँ से मिला था, और एक ऑक्सीजन जब आप इधर जोड़ोगे तो ये मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एक और प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा अपने को CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, समझे ना बात। तो अब सवाल ये हो गया कि ऑल प्रोडक्ट्स पूछा है तो आप सारे टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखेंगे, है ना। और जो लोग ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लेके चलते वो वाला स्ट्रक्चर भूल जाते, जो ये लेकर चलते वो ये नहीं बना पाते, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि टोटल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कितने मिलते हैं, तो टाइप्स में बनेंगे तो 1 2 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये ओजोनलिसिस था, इसका मैकेनिज्म अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देंगे फिर भी, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए फिलहाल, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।